गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th हिंदी के पार्ट 2 में आलोक धनवा जी द्वारा रचित पतंग के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पतंग की व्याख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके पदों पर आधारित जो भी छंद हैं उन छंदों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर भी हम देख चुके हैं। तो आज हम इस पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। यानी सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया, प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया इस तरह से, उसका वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर चित्रण किया है और भादों माह में तेज वर्षा होती है, इसमें बौछारें पड़ती हैं और बौछारों के यानी भादों के समाप्त होने के बाद शरद ऋतु का समय आता है। और जब शरद ऋतु आती है तो हमारे वातावरण में, प्रकृति में काफ़ी परिवर्तन होते हैं। उसी परिवर्तन की तरफ इशारा करता है। हम देख लेते हैं उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। जैसे सवेरे का सूरज खरगोश की आँखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है। आप लोग जानते होंगे कि प्रातःकाल और सायंकाल सूर्य जब उदित और अस्त होता है, मैंने व्याख्या में बताया भी था, तो वो लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए, और खरगोश की लाल आँखें लाल होती ही हैं, आप लोग जानते हैं। तो इसी तरह से, और चूँकि वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है तो आकाश पूरी तरह से स्वच्छ होता है, ना तो बादल होते हैं ना धूल के कण होते हैं। इस तरह से सूर्य की सभी किरणें यानी पूरी किरणें, पूरा प्रकाश पृथ्वी तक स्पष्ट रूप से आता है। तो इसीलिए उस समय ये माना जाता है कि सूरज जो होता है वो खरगोश की आँखों जैसा लाल दिखाई देता है। और शरद में मैंने बताया था व्याख्या में, शीत बढ़ जाती है यानी ठंडी बढ़ जाती है, जिससे जो गर्मी की उमस होती है वह भी समाप्त हो जाती है। तो ये दो परिवर्तन हुए। एक तो खरगोश की आँखों की तरह सूर्य लाल लाल दिखाई देता है। दूसरा परिवर्तन कि शरद ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति का जो उमस होती है प्रकृति की, वह समाप्त हो जाती है। तीसरा है, वातावरण पूरी तरह से साफ हो जाता है और धूप चमकीली होती है। यानी मैंने बताया ना कि सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी तक आती हैं, कहीं कोई अवरोध नहीं होता है। तो ये तीन परिवर्तन, चार होते हैं। एक तो सूरज खरगोश की आंखों की तरह लाल लाल दिखाई देता है, उमस समाप्त हो जाती है, वातावरण साफ हो जाता है और धूप चमकीली हो जाती है। ये चार परिवर्तन होते हैं। ये प्रथम प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। देखिए, सामान्य सी बात है कि अगर हम पतंग उड़ाते हैं और उसमें मोटी सी लकड़ी बांध दें, मोटा सा कागज़ रखें, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए कार्डबोर्ड वगैरह लगा दें, तो क्या वो हवा में उड़ेगा? एक डोर के सहारे बहुत मुश्किल है, नहीं उड़ पाएगा। इसीलिए उसका हल्का होना ही आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ देखते हैं हम कवि की दृष्टिकोण से, कवि ने क्या बताया है। देखिए, कवि ने कहा है कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़ कागज़ ही होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि हार्डबोर्ड वगैरह हम लगा देते हैं तो वो आकाश में उड़ेगा नहीं, इसलिए उसके लिए मजबूरी है कि हम कागज़ का ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसके माध्यम से यानी पतंग के माध्यम से कबीर ने बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। इस पूरी कविता में ही कवि ने बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। तो जिस तरह से पतंग हल्की होती है और वो आकाश में दूर तक उड़ती है, उसी तरह से जो बाल कल्पनाएं होती हैं वह भी बड़ी आसानी से और दूर तक उड़ती चली जाती हैं, अर्थात उनमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता है और वह कल्पनाएं भी रंगीन होती हैं, कागज़ की तरह, रंगीन कागज़, ठीक है ना। तो कागज़ की तरह बाल कल्पनाएं भी रंगीन होती हैं, अर्थात विभिन्न तरह की सुंदर सुंदर कल्पनाएं भी बालक करते हैं और वे अत्यंत कोमल तथा निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह उनके लिए कवि ने रंग बिरंगी व हल्की शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है ना। सोच कर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। देखिए, पतंग
बालक मान लीजिए आप। और बालक की कल्पनाएं रंगीन होती हैं, इसीलिए कागज़ के लिए रंगीन शब्द का प्रयोग। सबसे पतला कागज़, यानी बालकों की कल्पनाएं जो होती हैं वो हल्की होती हैं, अर्थात बालक जो होते हैं वो निश्चल होते हैं, ठीक है ना, उनका मन निश्चल होता है और कोमल होता है। जैसे पतंग रंग बिरंगी और हल्की होती है, ठीक ना, और हल्की होने के कारण पतंग दूर तक आकाश में जाती है। इसी तरह बाल कल्पनाएं भी जो होती हैं वो अत्यधिक दूर तक चली जाती हैं। यानी बालक जो हैं वो केवल अपने कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं और मस्त रहते हैं, क्योंकि उनका हृदय जो होता है वो निश्चल होता है। ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न हम देख लें। बिंब स्पष्ट करना है आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जैसे सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया, पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब इसमें देखिए जैसे है कि सबसे तेज बौछारें गईं, इसमें कवि ने किस बिंब का प्रयोग किया गया। देखिए मुख्य रूप से अगर हम बिंब देखते हैं तो जैसे गतिशील बिंब होते हैं, ठीक ना, स्थिर बिंब होते हैं, दृश्य बिंब होते हैं, श्रव्य बिंब होते हैं, स्पर्श बिंब होते हैं। ये चार पांच तरह के बिंब होते हैं। तो देखिए इसमें जैसे गया सबसे तेज बौछारें गईं, इसके द्वारा यानी इसमें क्रिया की जा रही है, इसके द्वारा कवि ने गतिशील दृश्य बिंब का प्रयोग किया है। सवेरा हुआ, सवेरा हो गया, इसमें स्थिर दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सवेरा कुछ क्षण तक रहता है, लेकिन तेज बौछारें बहुत देर तक नहीं पड़ती हैं। लेकिन सवेरा हमारा कम से कम 1 घंटे आधे घंटे का होता है, तो इसलिए वहाँ पर उसको हम स्थिर दृश्य बिंब कहते हैं। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, तो ये भी स्थिर दृश्य बिंब हुआ, क्योंकि सवेरा कुछ क्षण के लिए रहता है, कुछ देर के लिए रहता है। पुलों को पार करते हुए, यहाँ भी पुलों को पार करना जो है वह गतिशील दृश्य बिंब की तरफ इशारा कर रहा है। अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, साइकिल चलाना इसका मतलब गतिशील दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, घंटी जब बजती है तो वो हमको सुनाई देती है, इसमें हम श्रव्य बिंब का प्रयोग किया गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, बुलाने की क्रिया है, इसका मतलब गतिशील दृश्य बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, देखिए मुलायम है कोई वस्तु या कठोर है, इसे हम तब जानते हैं जब उसे स्पर्श करते हैं, इसमें स्पर्श दृश्य बिंब का प्रयोग है। पतंग ऊपर उठ सके, ऊपर उठने की क्रिया है, यानी गतिशील दृश्य बिंब है, ठीक ना। तो इस हमें लगता है कि इसमें भी अब आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ये बिंब किसमें, किस पंक्ति में, किस पंक्ति के किस शब्द में किस बिंब का प्रयोग किया गया है, कहाँ गतिशील बिंब है, कहाँ दृश्य है, कहाँ स्थिर है, कहाँ स्पर्श है, इन बिंबों की जानकारी आपको हो गई होगी। हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कविता के अर्थ में आपने पढ़ा है कि उसमें बच्चों को कपास के समान बताया गया है। देखिए कपास और बच्चों में बहुत एक गहरा संबंध होता है, क्योंकि कपास की एक विशेषता होती है कि वह मुलायम होता है और हल्का होता है। उस पर हल्का होने का मतलब उसमें आप अगर चोट भी करते हैं तो कपास का मतलब रुई, जैसे रुई पे आप चोट कीजिए, वह रुई जब तक आपकी मतलब आपका वो सामान उस पर पड़ा है कि जिससे आप चोट मार रहे हैं, तब तक तो वो दबा है, और जैसे उस सामान को, डंडे को या लाठी को आप उठाते हैं, वो तुरंत रुई फूल के फिर अपने ही स्थान पर आ जाती है। तो उसी तरह से यानी कपास जो होता है वह स्वच्छ होता है, हल्का होता है और मुलायम होता है। इसी तरह बच्चे भी कोमल और निश्चल स्वभाव के होते हैं। जैसे कपास हमारी चोट को सहन कर लेती है और उसके बाद पूरे अपने पूर्व स्थान पर आ जाती है, उसी तरह से बच्चे भी होते हैं। ये कोमल भावनाओं
वह मासूमियत के प्रतीक होते हैं। अर्थात बच्चों को जैसे आपने मारा, उन पर चोट की, तो थोड़ी देर के लिए वो आपसे नाराज़ रहेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद पुनः वह आपसे उसी तरह व्यवहार करने लगेंगे जैसे उस चोट देने के पहले करते थे। ठीक ना। तो इसीलिए कपास और बच्चों में गहरा संबंध है। जैसे कपास हल्की मुलायम होती है, ठीक उसी तरह से बच्चे भी कोमल व निश्चल स्वभाव के होते हैं। ठीक ना। यहाँ कपास जो है वह बच्चों की कोमल भावनाओं और मासूमियत का प्रतीक है। ओके, उम्मीद है कि ये चौथे प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चे का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? बच्चे की उड़ान से, चूँकि पतंग जो है वो बच्चों की बाल कल्पनाओं के समान है, तो देखिए पतंग जो है वो बच्चों की कोमल भावनाओं का प्रचायक है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है, यानी पतंग उड़ने के साथ साथ बच्चे भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और वे मन ही मन खूब प्रसन्न होते हैं। इसीलिए पतंग को बच्चों की कोमल भावनाओं का परिचायक कहा गया है। जब पतंगें उड़ती हैं तो बच्चों का मन भी उनके साथ उड़ता है, और पतंग जब उड़ती है तो बच्चे अत्यधिक उत्साहित होते हैं। पतंग की तरह बालमन भी हिलोरें लेता है, अर्थात जिस तरह से पतंग आकाश में हिलती डुलती हुई कभी ऊपर कभी नीचे होती हुई उड़ती है, उसी तरह से बच्चों का मन भी हिलोरें लेता रहता है और वह भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। ये था पांचवें प्रश्न का उत्तर। तो उम्मीद है कि इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे। इसका फेयर नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। ये चैप्टर आज हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपने बेल आइकन न दबाई हो, इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप उसके द्वारा अपनी पढ़ाई को गति प्रदान करते रहें, आपकी पढ़ाई में कोई अवरोध ना आए और अपनी परीक्षाओं में अच्छा नंबर ले आएँ। तो अगले चैप्टर के साथ हम अगले वीडियो में अगले पीरियड में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।